एक ठंडी शाम थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि गांव वाले अपने अपने घरों में दुब के बैठे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। उसी घर के अंदर मोहन काका आग के सामने बैठे अपने हाथ ताप रहे थे। उम्र लगभग 54 साल रही होगी, लेकिन आंखों में अब भी पुरानी कहानियों की चमक बाकी थी। तभी अचानक दरवाजा चरमराया और उनके पोता पोती भीतर दौड़ते हुए आए। पोती ने उत्साह से पूछा, दादाजी, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? कल वाली कहानी बहुत डरावनी थी। आज भी वैसी ही डरावनी कहानी सुनाओ ना। दादाजी हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अंगारों को लकड़ी से खुरचकर ठीक किया और बोले, बेटा, आज एक नहीं 2 कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना ये दोनों कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। ठंडी की एक शाम थी। चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। मोहन की छोटी सी चाय की दुकान पर रामलाल काका, मोहन और गांव का एक व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। तीनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी। गांव का एक नौजवान घबराया हुआ सा उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। रामलाल काका ने पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में कहां भागे जा रहे हो? काका काका काका, आज फिर कमल के खेत में एक लाश मिली है। रामलाल काका तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। ये सुनते ही रामलाल काका का चेहरा कठोर हो जाता है। फिर से पिछले 2 महीने से ये तीसरी लाश है ना काका? हाँ मोहन, 2 महीने से लगातार ऐसे ही हादसे सुनने को मिल रहे हैं। ना कोई साक्ष्य, ना कोई गवाह, बस लाशें। और अजीब बात यह है कि सारे मामले कमल के खेत से ही मिलते हैं। गांव वाले डर रहे हैं काका। कोई खुली आवाज में नहीं बोल रहा, पर सब कहते हैं कि उस खेत में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता लेकिन सबको देख रहा होता है। रामलाल काका की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, अगर आज फिर एक लाश मिली है तो ये किसी हादसे का मामला नहीं, ये किसी राज का शुरुआत है। मोहन ने डरे हुए स्वर में पूछा, अब क्या करेंगे काका? रामलाल काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुबह होने दो बेटा, कल गांव में एक सभा बुलाएंगे। कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो किसका दिन कब आ जाए किसे पता। उनकी बातों में बेचैनी साफ झलक रही थी। खेतों में हुई डरावनी घटना के बाद अब पूरा गांव चिंता में डूब गया था। इसके बाद चारों अपने अपने घर चले गए। रात के करीब 12 बजे थे। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की हल्की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। हवाओं में ठंडक बढ़ चुकी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहन अपनी छोटी सी झोपड़ी में मुंह ढक कर सो रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मोहन आधी नींद में करवट लेते हुए बड़बड़ाया, इतनी रात में कौन हो सकता है? कुछ पल तक उसने सुना, लेकिन दस्तक फिर से गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उठकर अंधेरे में दीवार पर टंगी लालटेन की ओर बढ़ा। मोहन ने कांपते हुए हाथों से लालटेन जलाई। हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की एक तेज लहर चली, जिससे दरवाजा हल्का सा हिल गया। मोहन का गला सूख गया। उसने फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर दोबारा कहा, कौन है इतनी रात को? तभी बाहर से किसी की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ! खेतों की दिशा से ही आवाज आ रही थी। मोहन एकदम चौंक उठा। ये आवाज रामलाल काका की थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो रामलाल काका है, पर इतनी रात को खेतों में क्या कर रहे होंगे? मोहन कुछ पल तक सोचता रहा, फिर बोला, शायद वो किसी मुसीबत में है, मुझे देखना ही होगा। ये कहकर उसने जल्दी से लालटेन उठाई और घबराए कदमों से घर के बाहर निकल पड़ा।
मोहन खेतों की ओर बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। बस उसकी लालटेन की हल्की सी रोशनी ही मिट्टी के रास्ते को चमका रही थी। चलते चलते अचानक फिर वही आवाज गूंजी, बचाओ बचाओ। इस बार आवाज और पास से आई, जैसे कोई बहुत दर्द में चिल्ला रहा हो। मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने लालटेन को थोड़ा ऊंचा उठाया और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। हवा अब और ठंडी महसूस हो रही थी और कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज ने माहौल को और भयावह बना दिया। मोहन खेतों में पहुंच गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जोर से पुकारा, काका, कहाँ हैं आप? पर वहां कोई नहीं था। चारों तरफ बस ठंडी हवा चल रही थी, जिससे सरसों के पौधे धीरे धीरे हिल रहे थे। मोहन की सांसें तेज चलने लगीं। उसने फिर आवाज लगाई, काका, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उसी पल उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लालटेन का शीशा हल्का सा कांप गया। वो डर के मारे एक जगह थम गया। मन में सोचा कि पीछे मुड़कर देखे, पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तभी वो साया अचानक मोहन के पीछे आया और उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लिया। खेत से एक तेज चीख गूंजी। सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों से उठे और उसी खेत के रास्ते से जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि खेत में मोहन का लाश पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन पर ऐसे निशान थे मानो किसी ने नाखूनों से जोर से नोच दिया हो। सब लोग हैरान रह गए। गांव का एक आदमी दौड़कर रामलाल काका के पास गया और रोते हुए बोला, काका, काका, काका। काका बाहर आए तो वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। काका, मोहन और हमारे बीच नहीं रहा। हमें उसका लाश खेत में मिला। ये सुनकर रामलाल काका भी जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान, ये तूने क्या किया? रामलाल काका फूट फूट कर रो पड़े। मोहन कितना अच्छा आदमी था, लेकिन उस साया ने उसे भी नहीं छोड़ा। अब चाहे जैसे भी हो, उस साया को रोकना ही होगा। उसे जलाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। अपने आप से ये कहते हुए काका की आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव वालों के बीच दहशत फैल चुकी थी। हर कोई सोचने लगा कि अगले निशाने पर कौन होगा। पास के जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। उनके बारे में गांव में कहा जाता था कि वो अदृश्य शक्तियों को जानते हैं और भूत प्रेत के रहस्य समझते हैं। रामलाल काका उनके पास पहुंचे और उन्हें खेत में हुई घटना, मोहन की मौत और उस रहस्यमय साये के बारे में सब कुछ बताया। साधु बाबा कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। फिर वो धीरे से बोले, देखा बेटा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये एक नर पिशाच है। ये ऐसी आत्मा है जिसने जीवन में बहुत बुराई की थी और मरने के बाद भी उसकी आत्मा शांति नहीं पाई। अब वो गांव के लोगों को डराता है और उनकी जान लेता है। काका ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या करें बाबा? क्या इस नर पिशाच को रोका जा सकता है? साधु बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, इसे रोकने के लिए एक विशेष पूजा और तांत्रिक विधि की जरूरत है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर गलती हुई तो नर पिशाच और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। रामलाल काका ने आंखों में आंसू लिए कहा, बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस आप बताइए क्या करना है। साधु बाबा ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, ठीक है, आज रात हम पूजा करेंगे। इस पूजा के जरिए हम उस नर पिशाच को बांध सकते हैं, लेकिन याद रखना, इसमें बहुत खतरा है। अगर कोई गलती हुई तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तुम्हें और गांव के सभी लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। काका ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बाबा,
जो भी करना हो मैं तैयार हूँ। गांव की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शाम हुई और साधु बाबा ने पूजा शुरू करने से पहले सभी गांव वालों से कहा, देखो भाइयों, पूजा समाप्त होने तक कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, और अगर कोई अपने पास बच्चे या करीबी को बचाओ बचाओ कहते हुए चिल्लाए तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। यह कहकर बाबा ने पूजा शुरू की। उन्होंने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। एक शक्तिशाली मंत्र था, ओम नमः शिवाय नरपिशाच बलम हर त्वम शांतम गच्छ अस्तु ते शरीरम। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खेत से जोरदार हवा चलने लगी। अचानक किसी ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने जोर से कहा, डरो मत। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, मैं वापस आऊंगा और इसका बदला लूंगा। फिर अचानक हवा थम गई और सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव में कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई। रात का समय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मोहन आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर अपनी बीवी को लेने ससुराल जा रहा था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन दिल में एक अलग ही उत्साह था। समय करीब रात के 8 बजे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुक गई। स्टेशन इतना सुनसान था कि जैसे वहां कई घंटों से कोई पहुंचा ही ना हो। प्लेटफॉर्म पर बस 1-2 पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं। चारों तरफ भयानक सा सन्नाटा पसरा था। मोहन कुछ देर तक प्लेटफॉर्म की खालीपन को देखता रहा। अचानक उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी झुकी हुई कमर और हाथ में पुरानी लालटेन लिए स्टेशन के एक कोने से धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। लगता था जैसे उसने भी इस सुनसान रात में किसी से बात किए महीनों हो गए हों। मोहन ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोका। काका, अभी ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी क्या? थोड़ा अर्जेंट काम है। बूढ़ा आदमी रुका। लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाकर मोहन के चेहरे को ध्यान से देखा। बेटा, ये तो गांव का इलाका है। यहाँ लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रात के बाद कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता। इस समय किसी तरह की टैक्सी या ऑटो मिल पाना बहुत कठिन है। वैसे तुम्हें कहाँ जाना था बेटा? उसकी आवाज धीमी थी, पर उसके लहजे में एक अजीब सी गंभीरता छुपी हुई थी, जैसे वो इस रास्ते या इस स्टेशन के बारे में कुछ जानता हो। काका, मैं मदनपुर गांव जाना चाहता हूँ। इतना कहते ही काका के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। उनकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी घबराहट चमकी, जैसे मोहन ने कोई ऐसा नाम ले लिया हो जिसे सुनने भर से लोग असहज हो जाते हों। काका ने तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाई, मानो कोई सुन न ले। मदनपुर? बेटा, उस रास्ते पर तो लोग दिन में भी कम ही जाते हैं, और तुम इस घने अंधेरे में वहां जाना चाहते हो? क्या कोई बहुत जरूरी काम है वहां? हाँ काका, अपने ससुराल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ये कहकर काका वहां से चले गए। मोहन भी स्टेशन से निकलकर मदनपुर के तरफ बढ़ने लगा। दूर एक पत्थर पर देखा, जिस पर धुंधली पड़ी लिखावट चमक रही थी, मदनपुर 3 किलोमीटर। मोहन ने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे उसी दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे मोहन आगे बढ़ता गया, अंधेरा और भी गहरा होता गया। अचानक पीछे से एक धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से। मोहन का दिल जोर से धक धक करने लगा। वो तुरंत रुक गया और कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा, हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट। उसने गला सूखते हुए निकलकर खुद को संभाला और सोचा शायद उसका वहम होगा। फिर वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। करीब 50-60 कदम आगे जाने के बाद रास्ते के बीचों बीच कुछ पड़ा दिखाई दिया। मोहन धीरे धीरे पास गया और जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसका शरीर एकदम सिहर उठा।
रास्ते पर एक औरत पड़ी थी। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। अचानक उस औरत ने सिर उठाया, आंखें मोहन पर टिकाई और धीमी टूटी आवाज में बोली, बचाओ, बचाओ प्लीज, मुझे बचा लो। मोहन के कानों में तुरंत बूढ़े आदमी की बात गूंज गई। मोहन की सांस अटक गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा, फिर मन में सोचा, मैं इसे जानता भी नहीं, पता नहीं ये कौन है, कहीं किसी पुलिस के झमेले में ना फंस जाऊं। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं मदद नहीं कर सकता, माफ करना। इसके बाद मोहन तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गया। पीछे से अब भी उस औरत की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी, रुको, मुझे मत छोड़ो। मोहन पूरी जान लगाकर भाग रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी। करीब 1 किलोमीटर भागने के बाद वो थोड़ा धीमा हुआ और आगे देखने के लिए रुका, और फिर उसका खून जम गया। रास्ते के बिल्कुल किनारे वही औरत खड़ी थी। हाँ, वही औरत जो अभी कुछ मिनट पहले खून से लथपथ सड़क पर पड़ी करा रही थी। मोहन के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसके होंठ सूख गए, गला एकदम जाम हो गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? वो तो पीछे पड़ी थी, इतनी जल्दी यहां, और इस हालत में खड़ी कैसे है? चारों तरफ सन्नाटा और भी गहरा हो गया, जैसे जंगल खुद सांस रोके उसे देख रहा। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हें भी मारना होगा। उसी पल दूर पहाड़ी की दिशा से अचानक एक मंदिर की घंटी की आवाज गूंजी। जैसे ही यह धुन मोहन के कानों तक पहुंची, उसके सामने खड़ी वो औरत एकदम से गायब हो गई। ना कोई कदमों की आवाज, ना हवा का झोंका, ना कोई हरकत। मोहन की आंखें फटी रह गईं। उसके पैर अपने आप पीछे हटने लगे। उसके भीतर एक ही बात गूंज रही थी, ये इंसान नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत ही बुरा। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए कदमों के साथ वो गांव की ओर भागने लगा। करीब आधे घंटे बाद कब वो मदनपुर पास के अपने ससुराल के घर पहुंचा, उसे खुद भी ठीक से याद नहीं। उसकी सांसें टूट रही थी, कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था।